वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी में हम देखेंगे हमारी कहानी का नायक धनीराम क्रोध की अग्नि में जलकर बर्बाद हो जाता है या फिर अपनी बुद्धिमत्ता से क्रोध की चाल को तोड़कर सफल हो जाता है। कृपया कहानी को पूरा देखिए क्योंकि स्पाइसी लाल मिर्ची वाला मोड़ कहानी में कभी भी आ सकता है। एक बार एक सेठ धनीराम था। उसका बहुत बढ़िया व्यापार चलता था। व्यापार से उसको बढ़िया कमाई भी होती थी। उसके परिवार में उसकी सुशील पत्नी और 2 बच्चे थे। धनीराम वैसे तो अच्छा पारिवारिक जीवन जी रहा था, पर उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वह क्रोधी स्वभाव का हो गया था। उसकी इस क्रोध की आदत के कारण उसकी परिवार में भी और उसके व्यापार में भी सभी उससे परेशान थे। धनीराम को भी अपनी इस आदत का पता था, परंतु वह उसको इग्नोर कर देता था और कभी कभी क्रोध करना अपनी शान समझता था। समय बीतने के साथ उसकी क्रोध की आदत का बुरा प्रभाव उसके पारिवारिक जीवन पर पड़ने लगा। वह अपनी बीवी और बच्चों पर बेवजह क्रोध करने लगा। एक दिन की बात है, धनीराम को उसके जूते नहीं मिल रहे थे। रामेश्वरी, मेरे जूते कहाँ हैं? आपके जूते राज ने पहने हैं। कहाँ पर है ये राज? इसको तो मैं देखता हूँ, हर वक्त ये ऐसे ही करता है। इसे पता ही नहीं चलता कि जूते तो मेरे हैं। इसको तो पूरे भी नहीं आते, फिर भी पहनकर घूमता रहता है। छोड़िए ना, आप भी ऐसे ही बेचारे को डांटते रहते हैं। तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो बच्चे सिर पर चढ़े हुए हैं, बिगड़ गए हैं। रामेश्वरी आगे से सहम कर कमरे से चली जाती है। धनीराम की क्रोध की आदत से तंग आकर उसकी बीवी बच्चों के संग अपने मायके चली गई। धनीराम के व्यापार की सफलता में उसके मैनेजर और एक बढ़िया कारीगर का बहुत बड़ा हाथ था। एक दिन धनीराम की व्यापार से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जो कि उस कारीगर राम प्रसाद के बिना संभव नहीं थी। लेकिन राम प्रसाद के घर में प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके चलते राम प्रसाद इम्पोर्टेंट मीटिंग में ना आ पाया। अगले दिन जब राम प्रसाद काम पर आया तो धनीराम उस पर गुस्सा हो गया। आ गए हो सेठ जी? मुझे तो लगता है तुम सेठ हो और मैं कारीगर हूँ। जब तुम्हारा मन करता है तब तुम घर बैठ जाते हो। नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दो, तुम जानते नहीं हो कल की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन सेठ जी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम निकल जाओ यहाँ से और अब दोबारा काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। धनीराम ने उसकी प्रॉब्लम को समझे बिना ही अपने बढ़िया कारीगर राम प्रसाद को नौकरी से निकाल दिया। उस समय उसके समझदार मैनेजर राजेश ने धनीराम को बहुत समझाया, पर धनीराम पर तो क्रोध का भूत सवार था। थोड़े ही दिनों में राम प्रसाद कारीगर के चले जाने के कारण धनीराम के व्यापार पर बुरा असर पड़ने लगा। कुछ दिनों बाद धनीराम अपने मैनेजर के साथ व्यापार के लिए सामान खरीदने बाजार गया। बाजार में ही रामलाल और श्यामलाल भी सामान खरीदने के लिए आए हुए थे। रामलाल और श्यामलाल भी धनीराम वाला ही व्यापार करते थे, पर उनका व्यापार धनीराम के व्यापार से कम चलता था, इसलिए वे धनीराम से ईर्ष्या करते थे। रामलाल श्यामलाल को धनीराम की छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने की आदत का पता था, इसलिए रामलाल श्यामलाल भी
जानबूझकर सामान खरीदने के लिए उसी स्टोर पर पहुंच गए जहां धनीराम अपने मैनेजर के साथ सामान खरीद रहा था। रामलाल और श्यामलाल ने जानबूझकर धनीराम से ज्यादा सामान खरीदा और धनीराम की तरफ इशारा करते हुए स्टोर के मालिक से बोले, देखा, जितना सामान हमने तुम्हारे स्टोर से खरीदा है उतना सामान खरीदने की किसी की औकात नहीं है। ये सुनकर धनीराम को क्रोध चढ़ गया। क्रोध ही क्रोध में अपने आप को उनसे ऊंचा दिखाने के लिए उनसे कई गुना ज्यादा और महंगा सामान धनीराम ने खरीद लिया। साथ आया मैनेजर राजेश चुपचाप खड़ा रहा, सब कुछ देखता रहा। उसने धनीराम को रोकने की कोशिश नहीं की। एक के बाद एक ऐसी ही गलतियां धनीराम करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया। अगले दिन धनीराम ने अपने मैनेजर राजेश को बुलाया और पूछा, राजेश, हमारे बिजनेस में तो बहुत नुकसान होता जा रहा है, तुम ही कोई अच्छी सी सलाह दो ताकि बिजनेस को बचाया जा सके। सेठ जी, अब बिजनेस में आप अपने कॉम्पिटिटर से साथ पार्टनरशिप कर लो, तभी आपका बिजनेस बचेगा। आप कहो तो मैं किसी से बात करूं? राजेश की बात सुन धनीराम सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद धनीराम ने राजेश से कहा, अच्छा, मैं सोचकर बताऊंगा, अब तुम घर जाओ। अगले दिन सुबह धनीराम को पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। हेलो, धनीराम जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं धनीराम बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मैनेजर राजेश का खून हो गया है। आप जल्दी उसके घर आ जाइए। ये कैसे हो गया? मैं अभी आता हूँ। धनीराम जल्दी जल्दी क्राइम सीन पर पहुंचता है। कमरे में राजेश की लाश पड़ी हुई है और उसके पेट में चाकू लगा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, राजेश का खून किसने किया? इसी बात की तो हम जांच कर रहे हैं। आप बताइए, आपके मैनेजर की किसके साथ दुश्मनी थी? जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका तो कोई भी दुश्मन नहीं था। इंस्पेक्टर ने लाश की जांच करते हुए लाश को उल्टा करते हैं। तभी लाश के नीचे से घड़ी मिलती है। ये घड़ी किसकी है? धनीराम, क्या तुम इस घड़ी को पहचानते हो? धनीराम ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, ये घड़ी तो मेरे कारीगर राम प्रसाद की है। इंस्पेक्टर ने धनीराम से राम प्रसाद का एड्रेस नोट कर लिया। लाश के नीचे से मिली घड़ी को इंस्पेक्टर ने कब्जे में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ ही देरी में इंस्पेक्टर राम प्रसाद के घर जाकर छानबीन करते हैं। राम प्रसाद, कल रात तुम 10 से 11 बजे तक कहाँ थे? 10 से 11 के बीच में तो मैं कल अपने मैनेजर राजेश जी से मिलने गया था। अच्छा, एक बात और बताओ, तुम्हारी कलाई की घड़ी कहाँ है? 1 सप्ताह पहले ही वह खो गई थी। जहाँ तक मुझे याद आता है, 1 सप्ताह पहले मैं बाजार गया था और मैं उसके बाद अपने मालिक धनीराम के घर गया था। वापसी पर जब मुझे ध्यान आया मेरी घड़ी कलाई पर नहीं है, तो मैं वापस मालिक के घर गया। मालिक, मेरी घड़ी तो यहाँ नहीं गिर गई।
तेरी घड़ी को मैंने क्या करना है, चल भाग जा, कोई घड़ी नहीं यहाँ गिरी। मैं ये सोचते हुए वापस घर आ गया। शायद बाजार में ही मेरी घड़ी गिर गई होगी। परंतु इंस्पेक्टर साहब, आप उस घड़ी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? इंस्पेक्टर ने घड़ी जेब से निकालकर राम प्रसाद को दिखाई। राम प्रसाद, क्या ये तुम्हारी घड़ी है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये आपको कहाँ से मिली? राम प्रसाद, मैं तुमको मैनेजर राजेश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। राम प्रसाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कत्ल 10 से 11 बजे के बीच में हुआ है और उस समय तू ही मैनेजर के घर गया था। और सबसे बड़ी बात, तेरी ये कलाई की घड़ी मैनेजर राजेश की लाश के नीचे से मिली है और चाकू जिससे हत्या की गई उस पर भी तेरी ही उंगलियों के निशान मिले हैं। राम प्रसाद, तू चाहे माने या ना माने, लेकिन मैनेजर का खून तुमने ही किया है। इंस्पेक्टर ने राम प्रसाद को पुलिस की गाड़ी में बिठाया और अपने बड़े साहब को फोन कर दिया। साहब जी, हमने मैनेजर राजेश की हत्या का केस सॉल्व कर लिया है। हत्यारा राम प्रसाद है और उसको हम आपके पास ला रहे हैं। 5 घंटे के बाद जब इंस्पेक्टर की गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी और उसमें से हत्या आरोपी राम प्रसाद की जगह धनीराम उतरा तो बड़े साहब भी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर, आपने कहा था हत्या राम प्रसाद ने की है, लेकिन आप लेकर धनीराम को आए हो। साहब जी, हत्या राम प्रसाद ने नहीं, धनीराम ने की है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। पहले बड़ा गिलास लस्सी का पिला दीजिए, बहुत पसीना निकल गया है केस को सॉल्व करने में। बड़े साहब ने इंस्पेक्टर को लस्सी पिलाई और पूछा, बताओ हत्यारा धनीराम कैसे है? साहब जी, जब हमने राम प्रसाद को गाड़ी में बिठाया तब राम प्रसाद ने मुझे बताया। इंस्पेक्टर साहब, आप कह रहे हो 10 से 11 के बीच में वह राजेश के घर गया, इसलिए हत्या मैंने की है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब मैं उसके घर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने 4 से 5 बार डोर बेल बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला और मैं वापस आ गया। दूसरा, आपने कहा हत्या के हथियार चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान है, तो मैं आपको बताता हूँ, उस दिन जब मैं सेठ धनीराम के घर गया था तो मैंने यही वाला चाकू सेठ के सामने पड़े टेबल पर रखा देखा था। थोड़ी देर मेरे बैठने के बाद सेठ ने पास पड़ी किताब से चाकू टेबल से नीचे गिरा दिया और मुझे उठाने को कहा। मैंने सोचा सेठ जी क्रोध में है, इसलिए मुझे नीचा दिखाने के लिए खुद ही चाकू नीचे गिराकर उठाने को कह रहे हैं। मैंने चाकू उठाकर टेबल पर रख दिया था, इसलिए मेरी उंगलियों के निशान उस पर आ गए होंगे। राम प्रसाद की बातें सुनकर इंस्पेक्टर को भी ऐसा लगने लगा शायद खूनी धनीराम ही है। इंस्पेक्टर ने बिना देरी किए मैनेजर राजेश के घर पहुंचा। घर के मेन डोर पर अंदर से लगे लॉक से फिंगरप्रिंट उठाए। घर के पीछे जाकर देखा तो घर के पीछे भी एक दरवाजा था जहां से आराम से बाहर जा सकते थे। फिर इंस्पेक्टर ने घर के बाजू में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया। रात 10:10 पर पहले धनीराम राजेश के घर आया। 20 मिनट के बाद राम प्रसाद आया, लेकिन राम प्रसाद दरवाजा ना खुलने के कारण दरवाजे से ही लौट गया। परंतु धनीराम 11 बजे तक भी घर से बाहर नहीं आया। इसका मतलब धनीराम हत्या करके पीछे के दरवाजे से भाग गया। पीछे के दरवाजे के पास पान की दुकान है। मैंने पान वाले को धनीराम की तस्वीर दिखाकर पूछा, इस आदमी को जानते हो? साहिब, जब कल रात 10:30 बजे मैं अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, ये आदमी मेरे से टकराया था। मेरे पूछने पर कौन हो भाई,
जवाब दिए बिना ही वहां से चला गया। इतना सुनते ही मुझे विश्वास हो गया हत्या राम प्रसाद ने नहीं बल्कि सेठ धनीराम ने की है। ऊपर से मेन डोर के लोग पर धनीराम के फिंगरप्रिंट भी निकले। मैं तुरंत धनीराम के घर गया, धनीराम को गिरफ्तार करके आपके सामने ले आया। क्यों भाई धनीराम, हत्या तुमने ही की है ना? जी हाँ साहब, अब जब सारा कुछ प्रूफ हो गया है, मैंने ही राजेश की हत्या की है। लेकिन तुमने मैनेजर की हत्या क्यों की और हत्या के आरोप में राम प्रसाद को फंसाना चाहा, जबकि ये दोनों तुम्हारे ही काम के आदमी थे? मेरा मैनेजर राजेश और राम प्रसाद दोनों ही आस्तीन के सांप थे। मेरा ही खा रहे थे और मुझको ही बर्बाद कर रहे थे। जब कभी मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता, ये दोनों मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ भड़काते। उसी कारण मेरी बीवी बच्चों के साथ मुझे छोड़कर चली गई। मेरा पारिवारिक जीवन खत्म हो गया। बिजनेस में भी मेरे बिजनेस के सीक्रेट मेरे कंपटीटर रामलाल और श्यामलाल को बताकर समय समय पर मुझे बिजनेस में नुकसान करवाते रहते। हद तो तब हो गई इंस्पेक्टर साहब, जब इन्होंने रामलाल श्यामलाल के साथ मिलकर मेरा बिजनेस मुझसे ही छीनने की प्लानिंग बना ली थी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने पहला मौका मिलते ही राजेश को मार दिया और उसका इल्जाम राम प्रसाद पर लगा दिया। धनीराम, तुमने क्रोध में आकर ये गलत किया। तुम उन दोनों को मारने की बजाय पुलिस में उनकी कंप्लेंट भी कर सकते थे, परंतु तुम्हारे अत्यधिक क्रोध करने की आदत ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी है। इस तरह यहाँ धनीराम की कहानी खत्म होती है। कहानी बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।